तो चलो आओ एक बार क्विकली पढ़ते हैं इन वैल्यूएशन मॉडल्स के बारे में इन द बुक. So valuation models, 3 valuation models are there in our syllabus. Discounted cash flow, relative valuation and contingent claim valuation. क्या होता है discounted cash flow valuation? Method used to estimate the value of an investment based on its future cash flow. Discounted cash flow analysis attempts to figure out the value of an investment today based on the projections of how much money it will generate in future. फ्यूचर में कितना मनी वो जनरेट करेगा, इसके बेसिस पे अगर मैं आज की वैल्यू कंप्यूट करता हूं, उसे बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो. दिस मॉडल कैन ओनली बी यूज्ड टू वैल्यू एसेट्स विच कैन जनरेट कैश फ्लोस. तो एक बहुत बड़ा एक ये बात है भाई कि वही वाले एसेट्स जो कैश फ्लो एक्चुअली में जनरेट करते हैं, उन्हीं एसेट्स का ये वाला मेथड उसमें यूज हो सकता है. मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं भाई. अगर तुम किसी की गुडविल खरीदो, गुडविल एक एसेट होता है, अगर तुम किसी की गुडविल खरीदो, तो अगर तुम किसी की इंडिपेंडेंटली गुडविल का वैल्यूएशन करने जाओगे तो वो वैल्यूएशन डीसीएफ मेथड से बड़ा मुश्किल होगा. क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि अपने आप में सिर्फ गुडविल आपका रेवेन्यू जनरेट करने में असक्षम होती है. गुडविल के साथ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जब इनकॉर्पोरेट होता है, जब मशीन्स, प्लांट, जो नेसेसरी स्किल्ड लेबर है, प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल है, वो सारी चीजें जब इनकॉर्पोरेट होती हैं तब जाके कैश फ्लो जनरेट होता है. सिर्फ गुडविल के बेसिस पे कैश फ्लो नहीं आता भाई. अगर गुडविल है आपकी अच्छी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ तुम्हें मशीनरी चाहिए, उसके साथ तुम्हें स्किल्ड वर्कफोर्स लेबर चाहिए, उसके साथ तुम्हें नो हाउ चाहिए कैसे करना है काम. तो सिर्फ गुडविल कभी भी कैश फ्लो जनरेट नहीं कर सकता. गुडविल कपल्ड विद अदर थिंग्स विल ऑलवेज जनरेट द कैश फ्लो. तो गुडविल का कैश फ्लो बेसिस पे मेथड पे कंप्यूटेशन करना हो जाता है थोड़ा सा डिफिकल्ट. सो दिस इज द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो? लाइफ ऑफ द असेट. तो सबसे पहली चीज भाई मैंने आपसे यही पूछी थी, कैलकुलेटर का लाइफ कितना है ये मुझे बताओ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही है. कैश फ्लो कितना होगा उस वाले एसेट का, वो मुझे बताओ. देन डिस्काउंटिंग रेट, आप कितना रेट यूज करोगे डिस्काउंटिंग करते हुए, वो बताओ. तो ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो बनता है. तो आओ अब एक बार कुछ डिस्काउंटिंग के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन जो हमने ऑलरेडी बोर्ड पे समझी वो भी पढ़ते हैं. FYK, व्हाट इज डिस्काउंटिंग और कंप्यूटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ रुपी और टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो ये सब नाम डिस्काउंटिंग ही के ही हैं भाई. जब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी की बात करें या टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो उसका जो इंप्लीकेशन है वो यही है कि आपको डिस्काउंटिंग करनी है. सो दिस इज द इक्वेशन विच इज देयर. तो प्रेजेंट वैल्यू से अगर फ्यूचर वैल्यू तक जाना है तो भाई कंपाउंडिंग बोलते हैं उसको. उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट यूज करते हैं, जो भी ब्याज का रेट है वो यूज करते हैं. और जब फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में जाते हैं तो उसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग, और उसमें डिस्काउंट रेट यूज किया जाता है. और कंपाउंड रेट और डिस्काउंट रेट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, विच मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट कंपाउंडिंग फैक्टर इज इक्वल टू डिस्काउंटिंग फैक्टर. 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कंपाउंडिंग फैक्टर इज इक्वल टू डिस्काउंटिंग फैक्टर. तो इन दोनों में ये रिलेशनशिप भी होता है. डिस्काउंटिंग फॉर अ डेफिनेट पीरियड कैश फ्लो. अगर डेफिनेट पीरियड कैश फ्लो है डिस्काउंटिंग अगर आपको करनी है तो जैसे अगर 10% का रेट है तो भाई 1 प्लस 10% होल रेज़ टू द पावर 2, तो यह आ जाएगा 1.21. तो अगर आपको 110 रुपये 10% का डिस्काउंटिंग करनी है, $1,00,000 हैं आपके पास, आपको 2 साल की डिस्काउंटिंग फ्यूचर वैल्यू निकाल के लाना है कि 2 साल बाद इस 1,00,000 रुपए की क्या वैल्यू रहेगी. तो आप पहले 10% से एक बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको दोबारा दूसरी बार मल्टीप्लाई करोगे टू कंप्यूट द डिस्काउंट फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू आ गई 121. और अगर आपको उल्टा जाना है, उल्टा ऐसे ऐसे जाना है, तो भाई आप क्या करोगे, आप वो जो मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 प्लस 10% को उससे डिवाइड कर दोगे. 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% कर दोगे अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो डिपेंड करेगा. अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाते हो, इधर से इधर जाते हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा. सो दैट इज हाउ द डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग वर्क्स. ठीक है सर बोर्ड पे हमने अच्छे से समझ लिया. आओ इन एरोज का जरा हम नाम भी पढ़ लेते हैं. तो एरो नंबर ए है कंपाउंडिंग फैक्टर. जब प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जाना पड़ता है तो उसे बोलते हैं कंपाउंडिंग, और एरो नंबर ए का नाम है कंपाउंडिंग फैक्टर. अ कंपाउंडिंग फैक्टर इज अ नंबर दैट वी मल्टीप्लाई अ प्रेजेंट वैल्यू बाय टू वर्क आउट इट्स फ्यूचर वैल्यू, as future value is equal to present value multiplied by compounding factor. The compounding factor is calculated from the periodic yield as compounding factor is equal to 1 plus periodic yield. periodic yield मतलब वही जाजी नाम है किसका, इंटरेस्ट का, और हमने उसको कर दिया रेज़ टू द पावर n where n is number of periods. एरो बी डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये है उल्टा भाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या डिस्काउंटिंग फैक्टर. यहां से जब यहां आना हो
तो ये उल्टा है. डिस्काउंट फैक्टर इज यूज्ड टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एंड इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द डिस्काउंट रेट टू 1 which is then raised to negative power of number of periods. Present value can be worked out as under. तो आप present value को 1 से भाई डिवाइड कर देते हो कंपाउंडिंग फैक्टर को, तो निकल के आ जाता है डिस्काउंटिंग फैक्टर. सो 1 PV is equal to future value multiplied by discounting factor. Discounting factor can be calculated as 1 plus पीरियोडिक यील्ड रेज टू द पावर माइनस एन. माइनस एन का मतलब होता है भाई जब वो डिनोमिनेटर में आएगा तो वो प्लस एन बन जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस पीरियोडिक यील्ड, तो ये बन जाएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला. तो कंपाउंडिंग फैक्टर और डिस्काउंटिंग फैक्टर दोनों को हम यूज करते हैं वैल्यूएशन में. एन इज नंबर ऑफ पीरियड्स. सो की फॉर्मूला है आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग फ्यूचर वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइंग, प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडिंग, पीवी डिवाइडिंग. तो डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग में हमने डिफरेंस समझ लिया. तो देखो कंपाउंडिंग जब करते हैं तो 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन से मल्टीप्लाई करते हैं. डिस्काउंटिंग जब करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन से डिवाइड करते हैं. ठीक है सर. सो ये है कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट. अब डिस्काउंटिंग ऑफ मल्टीपल ईयर कैश फ्लो. अगर आपके पास मल्टीपल ईयर के कैश फ्लो हैं भाई, तो आप जो डिस्काउंटिंग करते हो वो जैसे हमने बोर्ड पे सीखा, एक एक का आप ले जाओगे, तो ये जो सारे के सारे हैं इनको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. मैंने वही ऑलमोस्ट सेम एग्जांपल आपको अभी अभी बोर्ड पे कराया है, बस हमारी फिगर में 1000 रुपये था, यहाँ पर लाख रुपए है. और अगर आप इकट्ठा सारे सालों का इकट्ठा ले लोगे तो इस वाले फिगर को बोलेंगे भाई प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर. तो ये है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. जो इंडिविजुअल डिस्काउंटिंग के रेट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. इंडिविजुअल डिस्काउंटिंग के जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. और अगर आप सारे के सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स को प्लस कर लोगे, सिग्मा कर लोगे, सारे के सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर का टोटल कर लोगे, तो निकल के आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर. All the present value factors totaled together is known as present value annuity factor. वो आप एक ही बार बस मल्टीप्लाई करोगे तो भी काम चलेगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये कैश फ्लो कांस्टेंट होना चाहिए. कैश फ्लो में फर्क नहीं होना चाहिए, वेरिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए. कैश फ्लो एकदम कांस्टेंट होना चाहिए. जैसे यहां पर 1 लाख रुपए 500 साल का कैश फ्लो निकला हुआ है. Hence, when the individual present value factors are accumulated together, they are known as present value annuity factors, and present value annuity factor can only be computed in case of same cash flows over a period of time. तो जब सेम कैश फ्लो होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तभी भाई प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकल के आ सकता है. सो नेट नेट हम कंक्लूजन क्या दे रहे हैं? वैल्यू ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू कैश फ्लो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर. आर मतलब कंपाउंडिंग फैक्टर या रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों में से कुछ भी ले लो, प्लस कैश फ्लो सेकेंड ईयर का डिवाइड बाय 1 प्लस आर होल रेज टू द पावर 2. कैश फ्लो थर्ड ईयर का डिवाइड बाय 1 प्लस आर होल रेज टू द पावर 3. कैश फ्लो फोर्थ ईयर का डिवाइड बाय 1 प्लस आर होल रेज टू द पावर 4. तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं. DIY का मतलब डू इट योर सेल्फ. तो एक एग्जाम्पल टाइप का है जो हम करने जा रहे हैं. सो अ स्टार्टअप estimates the following cash flows for next few years. तो एक स्टार्टअप है भाई और वो अगले कुछ सालों का कैश फ्लो एस्टिमेट कर रहा है. ईयर 1 2 3 4 5 कैश फ्लो इन रुपीज इन लैक्स 100 180 170 200 220. तो भाई ये डेटा देखते ही मेरे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को यूज करने के सपने हो गए हैं चकनाचूर. मैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर नहीं यूज कर सकता क्योंकि कैश फ्लो डिफरेंट है. मुझको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ही यूज करना पड़ेगा. हाँ सर, ये पता लग गया. The cost of capital of the industry in which company works is 12.5%. Estimate the following. आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? दूसरा नाम है वही डिस्काउंटिंग फैक्टर का. हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने फ्यूचर लेक्चर्स में एकदम डिटेल में समझेंगे. टेंशन मत लेना सर, ये पता नहीं क्या चीज़ है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही हमारा डिस्काउंटिंग जो रेट होगा वो क्या लेना पड़ेगा? 12.5% लेना पड़ेगा. इस बार 10% नहीं 12.5% लेना पड़ेगा. वैल्यू ऑफ द कंपनी हमें निकाल के लानी है. कंपनी की वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल के लानी है. इफ डेट एम्प्लॉयड इन द कंपनी इज 500 lakhs. अच्छा सर, तो सर वैल्यू ऑफ कंपनी डिफरेंट होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी डिफरेंट होता है. हाँ भाई हाँ, वैल्यू ऑफ कंपनी जब निकाल के आएगी तो उसके अंदर सबका हक होगा. लॉन्ग टर्म डेटर्स का जो डेट होंगे, डिबेंचर्स, लोन्स लॉन्ग टर्म वाले, उन सबका हक होगा. और जब हम वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल के लाएंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही हक होगा. ठीक है सर, बात समझ में आ गई? तो भाई यहीं पर नीचे आपको स्पेस दिया गया है, यहीं पर आप अपना सॉल्यूशन कर सकते हो.
लेकिन हाँ, जो हम इलस्ट्रेशंस करेंगे, जो भी आगे चल के इलस्ट्रेशंस करेंगे प्रॉपर, वो उसके लिए स्पेस बुक में नहीं दिया हुआ है, उसके लिए आपको एक सेपरेट रजिस्टर बनाना पड़ेगा। तो आप एक भाई 300 अप्रॉक्सीमेटली पेजेस का एक रजिस्टर बना लो, दैट विल सफाइज योर एंटायर एसपीएम बीवीएम। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो आओ स्टार्ट करते हैं पहले सॉल्यूशन ए पार्ट का, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कंपनी। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कंपनी, कंपनी की वैल्यू की हम कंप्यूटेशन निकाल के ला रहे हैं। यह है हमारा ईयर का कॉलम, यहां पर होगा कैश फ्लो का कॉलम, यहां पर होगा डिस्काउंटिंग फैक्टर का कॉलम एट द रेट ऑफ 12.5%, और यहां पर होगा प्रेजेंट वैल्यू का कॉलम। तो यहां पर भाई सिर्फ 2 ही ईयर आ पाएंगे मेरे हिसाब से। अच्छा, यहां पर रुपीज इन लैक्स में है सारा का सारा डेटा, ऐसा हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, ये लाइन ना थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसको रखो सीधा। ठीक है सर, ठीक है। तो ईयर 1 में कैश फ्लो कितना है 100, ईयर 2 में कैश फ्लो कितना है 180, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, तीनों ईयर्स में कैश फ्लो कितना है 170, 200, 220। ठीक है सर, अब निकालना है डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो भाई डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने के लिए अपने कैलकुलेटर पे आ जाना, 1 डिवाइडेड बाय 1.125, 1 डिवाइडेड बाय 1.125, यह आ जाएगा पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर, और पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.889, 3 डेसिमल के बाद हम राउंड ऑफ कर देंगे 0.889। अच्छा, इक्वल टू दबा दोगे तो अगले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा 0.790, इक्वल टू दबा दोगे तीसरे साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा 0.702, इक्वल टू दबा दोगे चौथे साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा 0.624, और इक्वल टू दबा दोगे तो पांचवें साल का आ जाएगा 0.555, पांचवें साल का है 0.555। ध्यान रहे 3 डेसिमल के पास बाद आप राउंड ऑफ कर दो, अगर 5 या उससे ज्यादा फिगर है तो एक 1 अप हो जाएगा, अगर 4 या उससे कम की फिगर है तो 1 डाउन हो जाएगा। ऐसा 1 डाउन नहीं, मतलब 0 ऐड होगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा, जो है ओरिजिनल वो ही रहेगा। तो ऐसा हम प्रिंसिपल रखते हैं, जो डेफिनेटली आप इंटर में करते थे, फाइनल में करते थे, सेम प्रिंसिपल हम यहां भी फॉलो करेंगे फॉर राउंडिंग ऑफ। अब बात आ जाती है प्रेजेंट वैल्यू निकालने की। आओ कंप्यूट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू। So 0.889 multiplied by 100, next है भाई 180 multiplied by 0.790, 142.2, 88.9, 170 multiplied by 0.702, 119.34, 200 multiplied by 624, 124.8, 220 multiplied by 0.555, 122.1। तो ये आ गए भाई 5 साल के कैश फ्लोज। तो भाई टोटल आ गया 597.34। कैलकुलेशन अच्छे से एक बार दोबारा चेक कर लेना भाई, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। जी सर। ठीक है सर।
597.34। सो ये आ गया भाई वैल्यू ऑफ द कंपनी। इस कंपनी की जो वैल्यू है, जो मैं आज इस कंपनी के लिए पे करने के लिए तैयार हूं, वो है 597.34 lakhs। तो कंक्लूजन छोटा सा लिखना चाहो तो लिख लो, हेंस द वैल्यू टू बी पेड फॉर द कंपनी इज कंप्यूटेड एज 597.34 lakhs। ठीक है सर। अच्छा, आप निकालते हैं भाई वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो देखना जरा, यह है पूरी कंपनी की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना होगा? वैल्यू ऑफ कंपनी माइनस वैल्यू ऑफ डेट। जो पूरी कंपनी की वैल्यू है 597.34, मैं इसमें से माइनस कर दूंगा वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ डेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 500 lakhs। अच्छा सर, 500 लाख दिया हुआ है, तो 500 lakhs इज द वैल्यू ऑफ डेट। तो भाई इक्विटी की वैल्यू कितनी आ गई? इक्विटी की वैल्यू है 97.34 lakhs। 97.34 lakhs इज वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो भाई इसी तरह आप इक्विटी या कंपनी, दोनों में से जो भी रिक्वायर्ड है, आप इसी तरह उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। आप इक्विटी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आप पूरी कंपनी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ठीक है सर, ठीक है सर। तो आज हमने भाई बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लेसन सीखे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी। डिस्काउंटिंग करना सीखा, हमने कंपाउंडिंग फैक्टर क्या होता है ये सीखा, इंटरेस्ट रेट सीखा, बहुत सारी हमने चीज़ें सीखी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। हम लोग अपने अगले सेशन में मिलेंगे विद नेक्स्ट सेट ऑफ रूल्स एंड नेक्स्ट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच आर गवर्निंग द वैल्यूएशन। टिल दैट टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी स्टडिंग। हेलो एंड वेलकम गाइज, एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ द वैल्यूएशन। तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा वैल्यूएशन का। मैंने तुम्हें समझाया वैल्यूएशन किस तरह होती है। हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स है वैल्यूएशन का, उसको हमने प्रॉपर्ली देखा, प्रॉपर्ली समझा। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो में भाई लाइफ ऑफ एसेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो काम करता है। लाइफ ऑफ एसेट्स के अलावा कितना कैश फ्लो फ्यूचर में मिलेगा, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो काम करती है। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डिस्काउंटिंग रेट क्या लेते हो उन कैश फ्लोज का। तो आज का ये सेशन हम लोग डेडिकेट करने वाले हैं डिस्काउंटिंग रेट्स पे। क्या होते हैं ये डिस्काउंटिंग रेट्स, कहां से आते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, हमें कौन से सिचुएशन में कौन से वाला डिस्काउंटिंग रेट यूज करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो भाई आज का ये सेशन डिस्काउंटिंग रेट्स डिस्कस करेगा। तो डिस्काउंटिंग रेट्स डिस्कस करने से पहले जरा समझो, सर डिस्काउंटिंग रेट होता क्या है? भाई डिस्काउंटिंग रेट होता है जो पैसा तुम्हारे शेयर होल्डर्स ने तुम्हारे बिजनेस में लगाया है, वो अपने पैसे के बदले कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उतना ही रिटर्न तुमको कमाना भी पड़ेगा फ्यूचर में जाके। तो अगर मैं आज फिक्स डिपॉजिट करने जाता हूं किसी बैंक में, तो भाई लॉकडाउन के बाद फिक्स डिपॉजिट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उनके गिर गए थे। तो गिरने की वजह से आजकल जो फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं वो चल रहे हैं 5% या 6%। तो अगर मैं किसी बैंक में जाता हूं और मैं उन्हें बोलता हूं कि भाई मैं आज आपको 100 रुपये दूंगा, आप बताओ एक साल बाद मुझे कितना रिटर्न करोगे, तो वो नेचुरल सी बातें कहेंगे भाई 100 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 105%, आपको 105 रुपये हम एक साल में दे देंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात, वो कितना रिटर्न दे रहे हैं। अब मैं एक और बैंक के पास गया, मैंने उन्हें बोला देखो भाई वो फलाना फलाना बैंक तो 5% दे रहा है, आप मुझे बता दो आप कितना दोगे। तो वो बैंक कहता है सर मैं आपको 5.5% दूंगा या 5.25% दूंगा। तो नेचुरल सी बात है मैं उसके साथ एसोसिएट होने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात जरूर उठेगी, सुनना बात क्या उठेगी मेरे दिमाग में? मेरे दिमाग में ये बात उठेगी कि ऐसा क्यों कि पहले वाला बैंक 5% का इंटरेस्ट रेट दे रहा था और दूसरे वाला बैंक 5.25% का इंटरेस्ट दे रहा है, ऐसा क्यों? देखो इंटरेस्ट रेट्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ये बहुत रेगुलेटेड सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। ऐसा नहीं कि कोई भी अपना कोई भी इंटरेस्ट रेट ऑफर कर सकता है, ऐसा नहीं। आरबीआई इस पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल करता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है इंटरेस्ट रेट को ऊपर या नीचे करना। तो मैं एक चीज जरूर सोचूंगा कि भाई ऐसा क्यों है कि मेरे को इंटरेस्ट रेट एक बैंक बहुत ज्यादा दे रहा है, दूसरा बैंक बहुत कम दे रहा है, इसका क्या रीजन है? मेरे दिमाग में एक बार थॉट जरूर आएगा, मैं उसकी छानबीन करने की कोशिश जरूर करूंगा। अब
सपोज मैं एक रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हूं। रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर मतलब मैंने कहा भाई नहीं नहीं नहीं, एफडी में तो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिर्फ 5% का, उस पर भी अगर 30% का टैक्स चला जाए, 5 इंटू 30%, 1.5 रुपीज वहां कट जाएंगे, मेरे पास क्या बचेगा, 3.5 रुपए बचेगा मेरे पास सिर्फ इंटरेस्ट के नाम पे। ठीक है, तो जो इफेक्टिव रेट होगा ना मेरा इंटरेस्ट का, जो इफेक्टिवली मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक कह रहा है 5, मैं कह रहा हूं 3.5, मेरा जो इफेक्टिव रेट है ना वो सिर्फ 3.5% रह जाएगा। तो भाई ठीक है, अगर आपको एक्सेप्टेड है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके अपने रिस्क एपेटाइट पे निर्भर करता है। मैंने डिसाइड किया भाई ऐसा है, मैं ये वाला जो पैसा है ना, ये पैसा मैं एफडी में नहीं लगाना चाहता, रिस्क फ्री डेट में नहीं लगाना चाहता, मैं ये पैसा लगाना चाहता हूं म्यूचुअल फंड्स में। अच्छा सर, आप पैसा लगाना चाहते हो म्यूचुअल फंड्स में? क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स भाई ऐसे फंड्स होते हैं जो आपका पैसा ना बहुत ज्यादा हाई रिस्क वाली चीज में इन्वेस्ट करते हैं, ना आपका पैसा बहुत ज्यादा लो रिस्क वाली चीज में इन्वेस्ट करते हैं, एवरेजिंग आउट कर लेते हैं, मीडियम आपका पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं, उनको बोला जाता है भाई म्यूचुअल फंड्स। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स में जब आप पैसा लगाते हो अपना, तो आपका पैसा कितना रिटर्न देगा, से 8% या 10% का रिटर्न दे देगा। बहुत अच्छी बात सर, कम से कम 3.5% से तो बेहतर। तो सर मैं वो मीडियम वाले रिस्क में जाना चाहता हूं। अगर आप मुझे कहो सर मैं वो मीडियम वाले रिस्क में जाना चाहता हूं, तो ठीक है, आप मीडियम वाले रिस्क में चले जाओ, आप वो रिस्क उठाओ जो मीडियम वाला है, म्यूचुअल फंड्स आप खरीद लो। अब आगे आया मेरे पास एक और इन्वेस्टर, उसने कहा नहीं नहीं सर, मैं मीडियम रिस्क नहीं विश्वास करता, मैं छोटे मोटे गेम नहीं खेलता, मुझे तो हाई रिस्क हाई रिटर्न चाहिए, हाई रिस्क हाई रिटर्न चाहिए। उस वाले बंदे को मैं कहूंगा ठीक है भाई, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो इक्विटी शेयर्स में। तो अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे इक्विटी शेयर्स में, प्योर इक्विटी मार्केट में, वहां रिस्क हाई है लेकिन रिटर्न भी हाई है। वहां रिटर्न शुरू होता है 12%, 15% से, और अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं, 25%, 30%, 40% कितना भी हो सकता है, और लोअर लिमिट भी कोई नहीं है। डूबा पैसा तो पूरे का पूरा डूब भी जाएगा, तो रिस्क भी है। तो इस तरह जैसे जैसे आपका रिस्क एपेटाइट है फ्रॉम एन इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट, वैसे वैसे आप लोग अपना पैसा लगा सकते हो और उसमें रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो भाई बहुत सीधी सी बात है, अगर एक इक्विटी शेयर्स का होल्डर अपना डिस्काउंटिंग रेट यूज करेगा, तो वो डिस्काउंटिंग रेट यूज करेगा 12%, 15%, 18%। अगर एक म्यूचुअल फंड जो ओन कर रहा है, जो म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, वो अगर डिस्काउंटिंग रेट यूज करेगा, वो करेगा 8%, 10%। और अगर मरा गिरा डेट कोई यूज कर रहा है, डेट में किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया है, और उसको मैं बोलूं जरा अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर बताओ, तुम्हारा डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है, तो वो कहेगा सर मेरा है 3.5%, 4%, 5%, एज द केस में भी। अब आ जाओ, ये तो मैंने तुम्हें बताया इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव, अब आ जाओ कंपनी के पर्सपेक्टिव से। भाई जो कंपनी का पर्सपेक्टिव है वो ये है, कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लिया, बिजनेस में लगाया, उसमें खूब सारी रिटर्न अर्न करी। अब फ्यूचर में कंपनी को जो कैश फ्लो होगा ना, कैश फ्लो, वो कैश फ्लो किसका होगा? वो कैश फ्लो होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का। जो डेट जिसने दी है उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो कैश फ्लो इस तरह डिसबर्स होगा अलग अलग स्टेक होल्डर्स में। अब अगर तुम मेरे से पूछो सर वो जो कैश फ्लो होगा, वो कैश फ्लो किस रेट पे डिस्काउंटिंग करनी चाहिए, तो मैं तुम्हें कहूंगा जहां से सोर्स आया, जहां से पैसा आया, उसका जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है या उसका जो कॉस्ट है जो तुम्हें उसको रीपे करना है, उस रेट पे तुम अपनी डिस्काउंटिंग करो। सिंपल सी बात। तो सपोज भाई, सपोज तुम कहते हो भाई मैं तो लोन नहीं लेता ना देता हूं। कई लोगों का प्रिंसिपल होता है लोन नहीं लेते, कई लोग बिजनेसमैन कहते हैं हम लोन नहीं लेंगे। ठीक है भाई, मत लो लोन। अगर तुम लोन नहीं लेते तो तुमको अपना जो फ्यूचर का कैश फ्लो होगा, जो तुम्हारा फर्म अर्न करेगी, जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन अर्न करेगी ना, उसको किस रेट पे डिस्काउंट करना चाहिए? तुम्हें डिस्काउंट करना चाहिए इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मैंने ये फर्स्ट वर्ड लिखा है, तुम्हें किस रेट पे डिस्काउंट करना चाहिए? कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे डिस्काउंट करना चाहिए। अगर तुमने कहा नहीं नहीं सर मेरा ना कोई इक्विटी विक्विटी नहीं है, मेरे बिजनेस तो पूरा का पूरा लोन पे चल रहा है, मैंने डेट लिया था, उससे सारा का सारा कैश फ्लो इनकर होगा, तो जो भी कैश फ्लो आएगा ना उसमें मुझे जो ब्याज देना पड़ेगा वो बैंक को देना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा तुम अपना कैश फ्लो को डिस्काउंट करने के लिए यूज करो कॉस्ट ऑफ डेट। और अगर तुमने बोला सर मेरे यहां तो खिचड़ी है, खिचड़ी मेरे यहां दोनों सोर्सेज का मिली जुली सरकार है, तब मैं तुम्हें कहूंगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले जाओ, वेटेड एवरेज के बेसिस पे डिस्काउंटिंग करो। सो डिपेंडिंग अपॉन, देखो डिपेंड करता है तुमने अपना जो कैश फ्लो जनरेट किया है, वो कैश फ्लो किस सोर्स से जनरेट किया है, उसी सोर्स का कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बिकम द डिस्काउंटिंग रेट ऑफ योर कैश फ्लो।
सोर्स बता दो मुझे, तुम्हारा सोर्स क्या है, जो भी तुम्हारा सोर्स है उसके अकॉर्डिंग हम कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग कर लेंगे। सर तो इसका मतलब तो एक हुआ, हाँ भाई हाँ, क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होता है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है सर, वो अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का देखूं तो वो अलग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर मैं टाटाज का देखूं अलग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर मैं अमेजॉन का देखूं अलग कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स अलग अलग एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं इन सबसे। ऐसा नहीं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जितना डिविडेंड तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितना उसकी शेयर में बढ़ोतरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, सेम बढ़ोतरी तुम टाटाज में एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है, अलग अलग है। क्योंकि दोनों के अलग अलग इक्विटी शेयर होल्डर्स अलग अलग चीजें एक्सपेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर शेयर से। कुछ शेयर्स होते हैं अग्रेसिव शेयर्स, जिन्हें बोलते हैं बुल्स मूविंग शेयर, जो बुल की तरह मूव करते हैं। कुछ होते हैं बियरिश शेयर्स, बियरिश मतलब वो ठंडे शेयर्स होते हैं, वो धीरे 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 करके आगे बढ़ते हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, 3 तरह के शेयर्स होते हैं, अलग अलग उनके फीचर्स हैं। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। डिपेंडिंग अपॉन तुम कौन सी कंपनी के कैश फ्लो को डिस्काउंट करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग भी तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिल्कुल चेंज हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब मैं बताऊं, कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब है डेट के ऊपर जो आप डिस्काउंटिंग रेट यूज करोगे। सुनना, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे डेट सेम इंटरेस्ट आपको देते हैं। कई डेट जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, वो आपको एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड, सोवरेन बॉन्ड्स ज्यादा इंटरेस्ट देंगे आपको एफडी के मुकाबले। कंपनी के इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होते हैं, रिस्क फ्री, कोई रिस्क नहीं है उनमें, ज्यादा इंटरेस्ट देंगे आपको एफडी के मुकाबले। तो अगर कैश फ्लो उन बॉन्ड्स में से अराइज हुआ है तो कैश फ्लो का डिस्काउंटिंग रेट विल बी दैट रेट विच इज देयर इन दोज बॉन्ड्स। सो सर्कमस्टांस पे डिपेंड करेगा, एवेन्यूज पे डिपेंड करेगा, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा डिस्काउंटिंग रेट यूज करोगे। ऐसा नहीं कि पूरे भारत में एक ही डिस्काउंटिंग रेट चलता है, ऐसी बात नहीं है भाई। पूरे भारत में भी मल्टीपल डिस्काउंटिंग रेट्स चलते हैं, हर एक कंपनी का अलग डिस्काउंटिंग रेट, हर एक कैश फ्लो का अलग डिस्काउंटिंग रेट, हर एक जिस सोर्स से इनकम आई है उसका अलग डिस्काउंटिंग रेट। सो दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल विच इज एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर इकोनॉमी एज अ होल। दिस वेरीज फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट। तो सर एक चीज और बता दीजिए। सर नेचुरल सी बात है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी अ लिटिल हायर, कॉस्ट ऑफ डेट विल बी अ लिटिल लोअर। कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा थोड़ा सा कम होगा क्योंकि डेट रिस्क फ्री होता है, तो कंपनीज उसमें ज्यादा रिटर्न नहीं देंगी। हाँ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा, रिटर्न भी ज्यादा, कंपनीज इसमें रिटर्न ज्यादा देने में इंटरेस्टेड होंगी। बिल्कुल भाई सही बात। सर अगर मैं 100 रुपीज का कैश फ्लो एज्यूम करूं और उसे 15% से उसकी डिस्काउंटिंग करूं तो 100 रुपीज डिवाइड बाय 15% वर्सेस अगर मैं 100 रुपए लेता हूं डेट में और 10% पे डिस्काउंटिंग करता हूं, तो सर दोनों का जो वैल्यू है वो अलग अलग आएगा। हाँ भाई हाँ, दोनों का वैल्यू अलग अलग आएगा। तो 100 रुपए को अगर तुमने 15% से डिस्काउंटिंग करी तो तुम्हारी वैल्यू आई 666.67, और अगर तुमने 100 रुपए को 10% से डिस्काउंटिंग करा तो तुम्हारी वैल्यू आई 1000, तुम्हारी वैल्यू आई 1000। जी सर। सर तो क्या ये फेवरेबल बात नहीं होगी कि हम अपने कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ डेट से ही डिस्काउंटिंग कराएं और सर प्रेफर करें कि हम डेट लेंगे एज कंपेयर टू इक्विटी, इक्विटी हम ना लें, हम डेट ज्यादा लें, ताकि हमारी कंपनी की जो वैल्यूएशन है, क्योंकि अल्टीमेट एम है कंपनी को वैल्यू करना। बात तो बिल्कुल सही कही भाई तुमने कि अगर हम कॉस्ट ऑफ डेट से हम वैल्यू करते हैं अपनी कंपनी को तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव निकल के आएगी एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा डिस्काउंटिंग रेट लगाओगे तो वैल्यू विल बी लेस। तो ये तो डेफिनेटली बात तो तुमने बिल्कुल सही करी, लेकिन भाई ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने जिस सोर्स से फंडिंग कराई उस सोर्स का ही तो डिस्काउंटिंग रेट लोगे, उस सोर्स का ही तो कॉस्ट लोगे। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तुमने फंडिंग कराई डेट से और तुम बोलो मैं जो कैश फ्लोज आ रहे हैं ना डेट को पैसा लगा के जो बिजनेस में आ रहे हैं ना, मैं उसे डिस्काउंटिंग कराऊंगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ऐसा थोड़ी कर सकते हो, नॉट पॉसिबल। तो जिस सोर्स से फंडिंग आई आपको उसी सोर्स का डिस्काउंटिंग रेट यूज करना है। यू कैन नॉट मिसमैच बिटवीन द सोर्स ऑफ डिस्काउंटिंग एंड द कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड एट डिफरेंट रेट, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों सोर्स आपको कॉमन रखने पड़ते हैं। तो सर हम ऐसा डेलिब्रेट अटेम्प्ट करेंगे ना, सुनना मेरी बात सर, हम ऐसा डेलिब्रेट अटेम्प्ट करेंगे ना कि हम अपना सोर्स
लो कॉस्ट वाला सोर्स ही रखें। हम ऐसी कोशिश करेंगे ना, ये कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होगी। ये तुम्हारी कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होगी। सर क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट का डिसीजन लेते हुए आप कभी भी उसका जो कॉस्ट होता है वो नहीं देखते। आप जब ये देखते हो कि इक्विटी से पैसा लगाएं या डेट से पैसा लगाएं, आप तब ये देखते हो कि आपका पर्पस क्या है पैसा लगाने का, उसके अकॉर्डिंग डेट और इक्विटी में से पैसा लगाया जाता है। कभी भी ये नहीं देखा जाता किसका कॉस्ट कम है किसका ज्यादा है तो हम उस सोर्स से पैसा लगाएंगे। मैं आपको देता हूं एक एग्जाम्पल। आपको एक छोटा सा कंपनी खोलनी है, एक छोटी सी कंपनी, जिस छोटी सी कंपनी में आपको अपना बिजनेस चलाना है, और उस कंपनी का जो लाइफ पीरियड है, जो टाइम पीरियड है, वो आप सोच रहे हो 20 साल तो ये कंपनी चलेगी और बहुत मुनाफा देगी। जबरदस्त बिजनेस आपने आइडिया निकाला है, आपने उस कंपनी में मुनाफे के लिए अगले 20 साल तक एक कंपनी एस्टैब्लिश करने का फैसला कर लिया। भाई वो वाली कंपनी जो 20 साल तक चलेगी उसको चाहिए ढेर सारे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स की कीमत है 10 करोड़ रुपए। जो 10 करोड़ रुपए के फिक्स एसेट उस वाली कंपनी को चाहिए। आपके पास दो चॉइसेस हैं। आपको एक डेट मिल रहा है, लोन मिल रहा है बैंक से, 5 साल का लोन है, 5 इयर्स का लोन है, और ऑब्वियसली उसका डिस्काउंटिंग रेट कम है, लोन का तो कम होता है एज कंपेयर टू इक्विटी। तो आपको डेट मिल रहा है 10% के ब्याज रेट पे, जो भी परसेंट के ब्याज रेट पे, लेकिन जो लोन मिल रहा है वो 5 साल का मिल रहा है। आपका प्रोजेक्ट है 20 साल का। आपका मन अंदर से कह रहा है अरे डेट यूज कर, डेट यूज कर, डेट यूज कर। लेकिन क्या आप डेट यूज कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में? आंसर है नहीं। क्योंकि 5 साल बाद आपको बैंक आपके सर पे खड़ा हो जाएगा, तांडव डांस कर रहा होगा और बोल रहा होगा कि लाओ मेरा पैसा मुझे वापस करो। तब आप क्या अपनी मशीनरी बेच के, फिक्स एसेट बेच के उसका पैसा वापस करोगे? आंसर इज नो। आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको मजबूरन अपने फिक्स एसेट को बेचना पड़ जाएगा, वहां आपका बिजनेस अनस्टेबल हो जाएगा। तो आपकी मजबूरी है। अगर पैसा 20 साल के लिए चाहिए तो 5 साल का डेट इज इनअप्रोप्रिएट। आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही लाना पड़ेगा, आपको ऐसे लोगों को ही ढूंढना पड़ेगा मार्केट में जो आपके विजन में विश्वास रखते हैं, जो आपके थॉट में विश्वास रखते हैं, और अनंत अनंत काल तक, इनफाइनाइट टाइम तक आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। एंड दे कैन बी नथिंग एल्स बट द इक्विटी शेयर होल्डर्स, और कोई नहीं हो सकते। सिमिलरली अब मैं वाइस वर्सा सिचुएशन तुमको बताता हूं। भाई वाइस वर्सा सिचुएशन देखना, क्या आपका एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, वो वाला प्रोजेक्ट आपका सिर्फ और सिर्फ 5 साल का प्रोजेक्ट है। 5 साल में वो प्रोजेक्ट खुलेगा और बंद हो जाएगा। आप बड़ा ही इजीली आप लोन ले सकते थे बैंक से, लेकिन आपने लोन नहीं लिया। आपने इक्विटी शेयर होल्डर जबरदस्ती ले आए कि नहीं मैं लोन नहीं लूंगा, मैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के थ्रू अपना पैसा रेज करूंगा, मुझे लोन नहीं चाहिए। दो प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1, आप जैसे ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को लाओगे अपना कंट्रोल खो दोगे, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स फिर आपके बिजनेस को कमांड करने लगेंगे, डिसीजन मेकिंग राइट आ जाएगा, वोटिंग अथॉरिटी आ जाएगी, आप अपना कंट्रोल खोल दोगे। वो जो 5 साल का बिजनेस है वो करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, अगर आपने इक्विटी पार्टनर्स अपने बिजनेस में अगर आप ले आए तो। बहुत बड़ी, सबसे बड़ी दिक्कत होगी ये। और दिक्कत नंबर 2, आपको जो ब्याज का रेट रिटर्न देना पड़ेगा, जो आप ब्याज लोन में देते हैं उससे कहीं ज्यादा रिटर्न देना पड़ेगा अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स 10-12% से संतुष्ट नहीं होते। भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स कहते हैं अगर हम रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो हमें रिटर्न भी ज्यादा दो। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स 10-12% से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। दोनों प्रॉब्लम आपके लिए आ जाएंगी। फ्यूचर में आप पछताओगे कि यार मुझे 5 साल के लिए तो चाहिए था पैसा, मुझे डेट ही ले लेना चाहिए था। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका पर्पस क्या है, आप किस पर्पस में वो पैसा लगाना चाहते हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट आप चूज करते हो आपको इक्विटी लेना है या डेट लेना है। ऐसा नहीं कि सर डेट का तो परसेंटेज कम है ना, उसका डिस्काउंटिंग रेट कम होगा तो कल को हमारी कंपनी ज्यादा वैल्यूएबल होगी, मैंने जो मेथड करके दिखाया सर इस वजह से मैं डेट ले लूं। ये गलत रीजन है भाई। डेट या इक्विटी का चॉइस विल ऑलवेज बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस इन विच दैट पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस इज टू बी एम्प्लॉयड। जो भी पर्पस होगा जिसमें सोर्स ऑफ फाइनेंस एम्प्लॉयड होगा, उस पर्पस के बेसिस पे आप अपना डेट और इक्विटी का इन्वेस्टमेंट चूज करोगे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। चलो अब एक और वेरिएंट देख लेते हैं। हालांकि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल बेकार की बात है, लेकिन फिर भी आपको एक और मैं वेरिएंट दिखा देता हूं, कॉस्ट ऑफ डेट का वेरिएंट। ठीक है, अब देखो कॉस्ट ऑफ डेट के लिए भी ना आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। सपोज आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई हाँ मैं कॉस्ट ऑफ डेट ही लेना चाहता हूं, मुझे कॉस्ट ऑफ डेट ही चाहिए,
मुझे जो मेरा प्रोजेक्ट है ना वो सिर्फ 5 साल का है और 5 साल के लिए मैं डेट लूंगा, वापस दे दूंगा, 5 साल बाद वैसे भी मुझे अपने फिक्स एसेट को डाइल्यूट करके खत्म करना है, तो मेरे लिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस विल बी कॉस्ट ऑफ डेट। और कॉस्ट ऑफ डेट भाई कम भी होता है, तो इससे जो वैल्यूएशन होगी वो ज्यादा भी आएगी, फ्यूचर में जब कैश फ्लो होंगे उसकी वैल्यूएशन भी मैं ज्यादा कर पाऊंगा। तो बस मेरे लिए बहुत ज्यादा ईजी चीज होगा अगर कॉस्ट ऑफ डेट से मैं अपना पैसा उठा लूं। ठीक है भाई, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है कि आप कॉस्ट ऑफ डेट से पैसा उठा लो। अब सुनना, आप जो पैसा उठा रहे हो वो पैसा आप जिस करेंसी में उठा रहे हो उसके बेसिस पे आपका इंटरेस्ट निर्धारित होगा। मैं बताता हूं कैसे। तो अगर रुपीज का हम बात करें ना, मतलब इंडियन रुपीज की बात करें, तो उसका जो इंटरेस्ट का रेट होगा वो 10% के करीब होगा भाई। और अगर हम डॉलर्स की बात करें, मतलब आप डॉलर्स में पैसा उठा रहे हो, मतलब आप यूएस से लोन लेके आ रहे हो, तो उसका जो ब्याज का रेट होगा वो करीबन 4% के करीब होगा। ठीक है, ये मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, अगर आप रुपी, किस करेंसी में आप बोरो करने वाले हो, किस करेंसी में आप बोरो करने वाले हो, तो आप अगर बोरो करने वाले हो रुपीज में, मतलब आप इंडिया से लोन लेते हो तो 10% का रिटर्न है। और डॉलर्स अगर आप में लोन लेते हो, विच मीन्स आप जो लोन ले रहे हो वो इंडिया के बैंक से नहीं, वो यूएस के बैंक से ले रहे हो, फॉरेन करेंसी लोन होता है, ईसीबी बोलते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। आप लोन ले रहे हो, वहां पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम है, वहां इंटरेस्ट रेट सिर्फ और सिर्फ 4% है। अच्छा सर, वहां सिर्फ इंटरेस्ट रेट 4% है, तो सर नो ब्रेनर है, नो ब्रेनर, दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। क्यों भाई, क्यों दिमाग लगाने की क्यों बात नहीं है? सर दिमाग लगाने की इससे बात नहीं है, अगर हमें कोई चीज सस्ती मिलेगी तो हम क्यों महंगी चीज पे जाएंगे? अगर हमें कोई चीज सस्ती मिलेगी तो हम क्यों महंगी चीज पे जाएंगे? सर हम सस्ती चीज पे जाएंगे ना। अच्छा, मुझे ये चॉइस करते हुए कि रुपीज में आपको लोन लेना है या डॉलर्स में लेना है, मुझे बस एक चीज बता देना। सुनना जरा, एक चीज क्या है? चीज ये है कि ये जो पैसा तुम लोगे, इसके बाद जो तुम्हारे कैश फ्लोज होंगे, मैं भी तुम्हारा जवाब देने वाला हूं, ये या ये। तुमने मुझे बोला सर मैं 4% प्रेफर करते हैं कि 4% सस्ता है, सर मैं क्यों 10% का ब्याज दर लूंगा जब मुझे 4% पे लोन मिल रहा है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लॉजिकल बात है, कमर्शियल बात है, बस मेरे अगले सवाल का जवाब दे देना। अगले सवाल का जैसे तुम्हें जवाब दोगे तुम, मैं तुम्हारे इस वाले सवाल का क्लैरिफिकेशन दे दूंगा, सही है गलत है ये बता दूंगा, गलत है तो क्यों गलत है ये बता दूंगा। तुम मुझे बस ये बता दो, तुम्हारा ये लोन लेने के बाद जो बिजनेस लगेगा, जो बिजनेस में तुम पैसे कमाओगे, जो कल को प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट रुपीज में कमाओगे या डॉलर्स में कमाओगे? सर कैसी बातें कर रहे हो? सर हम हिंदुस्तानी हैं, भारत के प्रतिनिधि हैं, भारत में बिजनेस खोला है। अगर भारत में बिजनेस खोला है तो सर ऑब्वियसली ऑल द कैश फ्लोज विल बी इन रुपीज, इंडियन रुपीज विल बी द करेंसी इन विच ऑल द कैश फ्लोज विल बी देयर। परफेक्ट भाई, परफेक्ट, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। भारत में बिजनेस खोला है तो ऑब्वियसली जो करेंसी में अर्न करोगे वो होगा इंडियन रुपीज। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। तुमने बोला कि तुम डॉलर्स में बोरो करना चाहते हो। मेरी बात सुनना, डॉलर्स हैज एन अप्रिशिएटिंग ट्रेंड, विच मीन्स डॉलर्स आज से 5-6 साल पहले था 50 रुपए का, आज चल रहा है 70 रुपए का, कल को बढ़ के हो जाएगा 100 रुपए का, 120 रुपए का, 150 रुपए का। डॉलर हैज एन अपवर्ड या एप्रिशिएटिंग ट्रेंड। समझना, महंगा पड़ जाएगा ये बहुत ज्यादा। अगर 4% पे ये बोरो किया ना, बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। क्यों सर, क्यों? क्योंकि जो लायबिलिटी है, सुनना, जो लायबिलिटी है वो डॉलर्स में है। जो लायबिलिटी है, दो चीजें पे करनी है, सुनना, दो चीजें पे करनी है। एक तो ब्याज पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, दूसरा जो लोन का प्रिंसिपल है, मूल है, वो भी तो पे करोगे। तो जो लायबिलिटी है वो डॉलर्स में है, लायबिलिटी इज इन डॉलर्स, जो कि इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज होता रहेगा साल दर साल दर साल दर साल, ये इंक्रीज होता रहेगा, विच मीन्स योर लायबिलिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग
ईयर ऑन ईयर ऑन ईयर। तो जो लोन आज आपने सपोज 1 करोड़ रुपए का लिया है, वो जब आप पे करने की बात आएगी ना, तब 2 करोड़ रुपए पे करना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर तब तक डबल अमाउंट का हो जाएगा 5 साल में। दूसरी बात, ब्याज जो आपको लग रहा है कि 4% का है, लेकिन जब पेमेंट करने जाओगे, क्योंकि डॉलर की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी, ये 4% कब 12% में कन्वर्ट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये, तुम कमा रहे हो रुपीज में, जो कभी एप्रिशिएट नहीं होगा, मतलब रुपी तो रुपी रहेगा ना, उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, तुम कमा तो रुपीज में रहे हो। रुपीज क्योंकि डॉलर इंक्रीज होता जाएगा तो रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती जाएगी, साल दर साल रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती रहेगी। तो अगर तुमने मुझे यहां जवाब दिया होता कि तुम्हारे जो अर्निंग्स हैं वो हो रहे हैं भाई डॉलर्स में, तो मैं तुम्हें फिर भी कह देता कि हाँ भाई हाँ, क्योंकि अर्निंग्स हो रहे हैं डॉलर्स में, तो तुम्हारी अर्निंग जो अभी मैं बोल रहा हूँ 100 रुपए है ना, वो कल को अगर तुम सेम माल बेचो, सेम रेट का बेचो, तो तुम्हें जो रियलाइज होगा 120 होगा, क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, सेम चीज बेचो, सेम माल बेचो, सेम रेट का बेचो, कल को कितने रुपए मिलेंगे? 120 रुपए मिलेंगे, उसी सेम माल को बेचने के लिए, उसी सेम माल को बेचने के लिए। तो अगर तुम कमा रहे होते डॉलर्स में, मैं पक्का तुम्हें कहता अपनी कैश फ्लो को ना डिस्काउंटिंग कर दो डॉलर के रेट पे, जो डॉलर का करेंसी रेट है उसके रेट के हिसाब से अपने कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग कर दो। लेकिन अब जब तुम कमा भी रहे हो रुपीज में, तो नेचुरल सी बात है भाई, तुम्हें जो डेट बोरो करना चाहिए वो भी करना चाहिए रुपीज में, भले ही वो ज्यादा परसेंटेज है, तुम्हें कम परसेंटेज में नहीं जाना चाहिए। तुम्हें उसी करेंसी के लोन को लेना चाहिए जिस करेंसी में तुम एक्चुअली में कैश फ्लो को अर्न करोगे। और फिर जो डिस्काउंटिंग रेट तुमको यूज करना चाहिए, जो डिस्काउंटिंग रेट तुमको यूज करना चाहिए, वो भाई एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो डिस्काउंटिंग रेट तुम्हारे कैश फ्लोज अर्न करने की करेंसी में आएगा। तो कैश फ्लो करने की करेंसी, कैश फ्लो अर्न करने की करेंसी क्या है? रुपीज। तो डिस्काउंटिंग कितनी होनी, डिस्काउंटिंग किस परसेंटेज पे होनी चाहिए? 10% पे तुम्हारी डिस्काउंटिंग होनी चाहिए। तो नेट नेट मुद्दा क्या? नेट नेट मुद्दा ये भाई कि हम लोग जो डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक और नाम शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन, इस केस में शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन, इस केस में डेट होल्डर्स एक्सपेक्टेशन, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन। तो देखना दो वर्ड्स हैं, शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन और स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन। शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन होती है जो हमारे शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन है, और स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन होती है जिन भी लोगों का हमारे बिजनेस में स्टेक है, जैसे डेट वालों का हमारे बिजनेस में स्टेक है, उन्हें कहते हैं स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन। तो स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे हम लोग अपनी कॉस्ट ऑफ डेट और इक्विटी के बेसिस पे डिस्काउंटिंग रेट चूज करते हैं, और जो हमारे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग रेट होता है हम वो भाई चूज करते हैं। और इसमें मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा नहीं कि हर आदमी कंसिस्टेंट यूज कर रहा है, हर आदमी कांस्टेंट यूज कर रहा है। हर कंपनी जो वैल्यू होगी, हर एसेट जो वैल्यू होगा, उस पर सेम रेट लगेगा। सर अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूज कर रहा है सेम 10%, तो सर टाटा भी यूज करेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10%। चलो ये तो दो अलग अलग इंडस्ट्री में, हम सेम इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। दो लेदर मैन्युफैक्चरर्स हैं भाई, एक लेदर मैन्युफैक्चरर 1, एक लेदर मैन्युफैक्चरर 2, सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं। दोनों जब सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं, सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो भी ऐसा हो सकता है कि दोनों का कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलग अलग है। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, किसने रिस्क ज्यादा लिया हुआ है थोड़ा सा, किसने रिस्क कम लिया हुआ है, तो वो भी आपस में डिफरेंट हो सकता है। तो अब आप जिस तरह के कैश फ्लो को डिस्काउंट करने वाले हो, जिस भी तरह के कैश फ्लो को डिस्काउंट करने वाले हो, उस डिस्काउंट फ्लो के बेसिस पे आप लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ डेट डिसाइड करते हो। जो भी डिस्काउंटिंग होगी, जो भी कैश फ्लो डिस्काउंट होगा, वो उसी रेट पे डिस्काउंट होगा जिसका कि कैश फ्लो, जो फ्यूचर में कैश फ्लो है, वो जितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस वाले कैश फ्लो से, डिपेंडिंग अपॉन वो कैश फ्लो किस पैसे को इन्वेस्ट करके आया है। और जितने भी मैंने अभी भी आपको फैक्टर्स बताए, वो सारे फैक्टर्स यूज होंगे कैश फ्लो के डिस्काउंटिंग रेट को यूज करने के लिए। अच्छा, हमने एक चीज की चर्चा भाई बहुत कम करी, हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की चर्चा कम करी। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या? मतलब ये, अगर आप डेट और इक्विटी दोनों को मिक्स करके यूज करते हो अपने बिजनेस में, तो भाई हम उसका एक मिक्सचर डेट कॉस्ट निकाल लेंगे। उसका जो मिक्सचर डेट होगा, वो मिक्सचर डेट विल बी यूज्ड एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इट इज नोन एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बट नेट द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज discounting rate oblique cost of capital oblique shareholders expectation means the rate at which your cash flow is going to yield interest, is going to yield a return.
that is known as the discounting rates, or the discounting cash flow which is done on those discounting rates is exactly on the basis of the source of funds. जहां से वो funds आए हैं उसी source से भाई हम उनको invest करते हैं और उनमें discounting भी करते हैं. So this is all about discounting rates, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्काउंटिंग रेट्स के बारे में. आओ अब अपनी बुक में चलते हैं और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखते हैं इस टॉपिक के. तो सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्काउंटिंग रेट फॉर वैल्यूएशन. तो कैसे हम डिस्काउंटिंग रेट चूज करते हैं वैल्यूएशन करते हुए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे चूज करते हैं, आओ देखते हैं. कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रेट ऑफ रिटर्न, शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन. इट रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स funds used by the business. It is in form of dividends, bonus shares, rights issue, etc. given to the equity shareholders. Cost of equity typically has two elements: expected dividend yield, expected growth rate. तो भाई cost of equity की जब हम बात करें तो cost of equity comprises of two things. दो तरह की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है हमारे शेयर होल्डर्स की, हमसे स्पेसिफिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स की. एक्सपेक्टेशन नंबर 1 कि कंपनी अच्छा डिविडेंड देगी. एक्सपेक्टेशन नंबर 2 कि कंपनी का जो शेयर है वो ग्रो करेगा एट अ वेरी गुड रेट, वो इंक्रीज होता रहेगा, उसका जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो होता रहेगा. तो दो तरह की एक्सपेक्टेशन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती हैं किसी भी कंपनी से. नंबर 1 the growth expectations, number 2 the dividends which are to be received from that particular company. तो एक बड़ी सिंपल सा अगर मैं कैलकुलेशन करूं, प्लेन वनीला कैलकुलेशन, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सिंपल वाला कैलकुलेशन है ये ज़्यादा काम नहीं आता. हम जो आगे चल के अलग अलग मॉडल्स करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए वो ज़्यादा काम आएंगे. लेकिन फिर भी टू स्टार्ट ऑफ एक बेसिक सा अगर मैं आपको फॉर्मूला दूं तो भाई फॉर्मूला ये बनेगा: कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड यील्ड प्लस एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट. इन दोनों को अगर आप एक्यूमुलेट कर दोगे तो आपका निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी. एक सिंपल सा फॉर्मूला जो हम यूज कर सकते हैं. ठीक है सर, बात समझ में आ गई. तो आओ स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 जहां पर हम ये सिंपल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ डेलावेयर एंड कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स. An ordinary dividend of rupees 2 per share has just been paid. In the past, ordinary dividend have grown at a rate of 10% per annum. तो जो ordinary dividend है वो 10% के रेट से ग्रो करे हैं. And this return is expected to continue. The shares are currently quoted at rupees 27.5 per share. तो 27 रुपए का शेयर मार्केट में चल रहा है. ग्रोथ रेट जो शेयर पे है वो है 10% पर एनम, और ऑर्डिनरी डिविडेंड जो शेयर पे किया जा रहा है वो है 2 रुपीज़ हैज़ जस्ट बिन पेड. तो आओ देखते हैं कैसे ये वाला क्वेश्चन से हम इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के लाएंगे. तो चलो आओ देखते हैं हम कैसे डेलावेयर का कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के लाएंगे. सो इलस्ट्रेशन नंबर 1, computation of cost of equity of Delaware and Company. डेलावेयर एंड कंपनी का हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के लाना है. सो कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ डेलावेयर एंड कंपनी. सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड यील्ड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस शेयर से, डिविडेंड यील्ड विच इज एक्सपेक्टेड प्लस ग्रोथ रेट. भाई ग्रोथ रेट तो हमें ना क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. जी सर, ग्रोथ रेट गिवन है क्वेश्चन में. बताना ज़रा ग्रोथ रेट कितना गिवन है क्वेश्चन में. सर ग्रोथ रेट गिवन है 10%. बस अब अगर तुम मुझे एक वर्किंग नोट बना के डिविडेंड यील्ड निकाल के बता दो तो मैं तुम्हें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के बता सकता हूँ. ठीक है सर. वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड. एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड का हमें कंप्यूटेशन करके लाना है. ठीक है सर. सो देखो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं. ठीक है, फॉर्मूला लिख के फिर समझाऊंगा. भाई ये मत सोचना कि तुम्हें फॉर्मूला रटना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी मत सोचना. एक्सपेक्टेड डिविडेंड प्लस शेयर प्राइस.
रटना नहीं पड़ेगा फॉर्मूला, समझाऊंगा प्योर फॉर्मूला। समझना फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला कहता है कि भाई हमें इस शेयर से इन्वेस्ट करने के बाद हमें कितना पैसा मिलेगा, एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाय इस शेयर को इन्वेस्ट करते हुए हमें कितना पैसा अपनी जेब से बाहर फेंकना पड़ेगा, शेयर प्राइस। दोबारा सुनना, हमें ये शेयर खरीदने के लिए कितना पैसा एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये रखेंगे डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में रखेंगे बदले में हमें कितना पैसा मिलेगा। सो एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइड बाय शेयर प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड यील्ड। अब देखना, डिविडेंड की कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। क्या कहता है? एन ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर हैज जस्ट बीन पेड। जो अभी अभी डिविडेंड पे हुआ है ना, जो अभी अभी कुछ दिनों पहले, वो पे हुआ है ₹2। अब जरा सोच के बता देना, जो ₹2 डिविडेंड अभी कुछ दिनों पहले पे हुआ है, वो वाला डिविडेंड आप अगर आज इन्वेस्ट करते हो एज एन इन्वेस्टर, क्या आपको वो जो पीछे पे हुआ है वो मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा सर वो तो उन्हें मिलेगा जिन्होंने वो पीछे वो शेयर होल्ड करे हुए थे। तो भाई बता दो आपको क्या मिलेगा। मैं कहता हूं आप आज इस शेयर को खरीदने वाले हो, आपको क्या मिलेगा? सर हमें मिलेगा वो डिविडेंड जो अगले साल डिक्लेयर होगा। हम आज जैसे शेयर खरीदेंगे ना, तो जो पिछला डिविडेंड गया वो तो गया, वो तो पिछले वाले शेयर होल्डर के हाथ में चला गया। सर हमें जो आगे आने वाला डिविडेंड है वो मिलेगा। बिल्कुल सही बात। तो देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूं, एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज इक्वल टू करंट डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस। शेयर प्राइस ऑलरेडी गिवन है। करंटली जो शेयर का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है भाई 27.5 रुपए। अब देखना भाई, ऐसा मत सोचना सर आपने ऊपर ग्रोथ ऐड किया नीचे भी ग्रोथ ऐड कर दो। अरे नहीं भाई नहीं, ये जो नीचे शेयर प्राइस लिखा है ये तो तुम आज इन्वेस्ट करोगे ना। जब तुम आज इन्वेस्ट करोगे 27.5 रुपए इस वाले शेयर में, तो 1 साल बाद तुमको जो डिविडेंड मिलेगा वो करंट डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट मिलेगा। तो जो डिनोमिनेटर है उसमें तो हम आज की वैल्यू लिख रहे हैं, और जो न्यूमरेटर है उसमें हम 1 साल बाद की वैल्यू लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर करंट आप किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करो तो आपको पास्ट वाला डिविडेंड या जो पुराना डिविडेंड जो पुराने वाले शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए था वो आप हकदार हो जाओगे उस डिविडेंड के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे कुछ समय रखो तो सही शेयर अपने पास। जब तुम 1 साल शेयर रखोगे, जब उसमें से अर्निंग आएगी तभी तो तुम उस अर्निंग को कमा पाओगे। तो जो न्यूमरेटर है उसमें मैंने ग्रोथ को ऐड कर दिया, क्योंकि 1 साल बाद ₹2 का डिविडेंड नहीं, 2 प्लस जो भी ग्रोथ रेट है उसका डिविडेंड मिलेगा। लेकिन डिनोमिनेटर में मैंने करंट का शेयर प्राइस रखा। क्यों मैंने करंट का शेयर प्राइस रखा? क्योंकि आज जो तुम इन्वेस्ट करोगे इस वाले शेयर में वो आज का दाम इन्वेस्ट करोगे, ना कि कल का दाम। लेकिन जो तुम्हें वापस मिलेगा वो आज का दाम नहीं वापस मिलेगा, वो मिलेगा कल का दाम वापस। ठीक है सर, बात समझ में आई। तो मैंने क्या किया, मैंने किया ₹2 into 1 plus 10% whole divide by 27.5. So 2 plus 10% is 2.2 divided by 27.5. 2 plus 2 2.2 divided by 27.5, ये आ गया भाई 8%। ये आ गया 8%। तो डिविडेंड का कॉस्ट कितना आ गया? डिविडेंड का कॉस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी का कॉस्ट कितना आ गया? कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया भाई 18%। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। कंक्लूजन भी लिख देना भाई। हेंस द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ डेलावेयर एंड कंपनी, cost of equity of Delaware and Company is computed as cost of equity of Delaware and Company is computed as 8% is computed as 8%। ठीक है सर, बात समझ में आई।
तो चलो अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो मेथड है ना, ये बड़ा प्रिलिमिनरी मेथड है, ये बड़ा जैसे कहना चाहिए बहुत बेसिक मेथड है। और जनरली जब भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी की चर्चा की जाती है ना, तो इस वाले मेथड को नहीं यूज़ किया जाता, थोड़ा सा रॉ मेथड है। ठीक है, इसमें ग्रोथ की भी एजम्पशन है भाई, ग्रोथ किस रेट पे होगा ये भी एक एजम्पशन के बेसिस पे आता है। तो ये मेथड उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितना जो अब हम मेथड करने जा रहे हैं वो पॉपुलर है। तो अब जो हम मेथड करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का, वो है CAPM मेथड। इसे बोलते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अरे सर, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है सर। इसको हमने ना इंटर से पढ़ा है, इंटर से। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे ना, इंटर के प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, तब से हम पढ़ते हैं सर ये वाला मेथड। तो सर हमें फॉर्मूला एकदम बाय हार्ट याद है, बाय हार्ट। बाय हार्ट मतलब के इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू, सर सबसे पहले आप रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न लेते हो RF प्लस, फिर आप बीटा लेते हो, फिर आप लेते हो रिस्क ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट पोर्टफोलियो में कितना रिस्क चल रहा है आप वो लेते हो, माइनस RF। RF का मतलब है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, RM का मतलब है रिस्क ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। ये मेथड होता है सर, और इस मेथड को यूज करके हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। और सर बचपन से निकालते आ रहे हैं, इंटर में भी हमने ये वाला मेथड सीखा था और इंटर में ये वाला मेथड करा था। फिर सर ग्रुप 4 में जब हम SFM कर रहे थे तो हम सब पक्का सर यही वाला मेथड करते थे। हाँ भाई हाँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी।